हम अभी पिछले क्लास तक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच चुके हैं। डिस्टेंस हमने देख लिया था एंड डिस्प्लेसमेंट देख लिया था, ठीक है। और इसके लिए हमने एक एनिमेशन के थ्रू भी इन सब चीज़ों को देखा था। और डिस्टेंस जो कुछ और नहीं है, एक तरह से लेंथ ऑफ पाथ है ना, या पाथ लेंथ शॉर्ट में ऐसे करो तो पाथ लेंथ था, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ये आपके पास में एक सबसे सिंप्लीफाई डेफिनेशन हो सकता है आपके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो इसीलिए चूंकि ये पाथ लेंथ है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी था और इसके यूनिट में आप मीटर से मेजर करते थे। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसका एक डायरेक्शन होगा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक है। और इसका यूनिट भी मीटर में होता है और डायमेंशन आपके पास में पता ही है कि लेंथ का डायमेंशन है, तो एम भी 0 रहेगा, L1 रहेगा, T0 रहेगा। सेम चीज़ इसका भी डायमेंशन M0, L1 और T0 होगा। तो ये हमने पैरामीटर पर पढ़ लिया था। और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हमने बताया था कि एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन है वो भी हम देख रहे हैं। तो जहाँ तक हम पहुँच गए हैं वो मैं बता दूँ कि आप शुरुआत करके यहाँ से इस चैप्टर का शुरुआत करके 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 3.2 का ये एक हमने ब्यूटीफुल एनिमेशन से आपको शो किया था। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मोशन की बात की गई थी। तो एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, थोड़ा इसे एग्जैजरेट करने की ज़रूरत है। ये एनसीईआरटी का एक खूबी है कि वो क्या करता है, एक बड़े से कॉन्सेप्ट को एक सेंटेंस में मर्ज कर देता है, ठीक है। तो यदि आप उसे बढ़िया से पढ़ रहे हो तो इट्स ओके, आपको एक लाइन इज एनफ हो जाएगा। लेकिन यदि आपको अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है तो थोड़ा एग्जैजरेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। और मैं इसलिए यहाँ पे हूँ ताकि हम उसके हर एक पॉइंट्स के अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे कर सकूँ। और दूसरा डीप डाइव, जैसा मैंने कहा है आपको कि एनसीईआरटी में डीपली हम उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पिछले उसमें दिया था, पहले उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये कुछ क्विज था, ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल क्वेश्चन है। यदि मैं आपको बताऊं तो ये हमेशा हमारा पहला स्टेप रहता है एक ज़ीरो लेवल के क्वेश्चंस को देने के लिए। ज़ीरो लेवल का क्वेश्चन आपके लिए ये रहता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपने जस्ट रिकॉग्नाइज किया कि नहीं। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं समझाता हूँ, उसका एक छोटा सा पोर्शन रहता है और यूँ कह सकते हो कि ये 9th और 10th का एक सिलेबस होता है, ठीक है। इसका सिर्फ एक मकसद होता है कि हाँ आप एक अवेयर होकर पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसका आपको मैंने इसका आंसर आपको कमेंट में पूछा था, मोस्टली आप लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है। तो वो करेक्ट भी है, मोस्टली करेक्ट भी है। ये जो आपका तरीका है इसको आप बनाए रखिएगा। मैं हर क्लासेस में कुछ न कुछ क्विज आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो आज का जो पोर्शन है वो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे स्टिल आपको क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। और यदि उसका डिटेल और एक्सप्लेनेशन और भी यदि डिस्कस करना है तो आप उसको ग्रुप में आ सकते हो, जो लिंक रहता है हमेशा डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन नंबर 1 बनाने की कोशिश करें तो इसमें कहा है अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज। जब भी आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस होगा, इसमें मैं 3 क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करूंगा और बाकी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है क्योंकि उसी के बेस्ड पे है, ठीक है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी डायरेक्शन बेस में आ जाए तो आपका पहला जो वो होना चाहिए कि आप अपने कॉपी में एक डायरेक्शन मार्क बना लो। जैसे यदि आप इधर नॉर्थ लिखते हो तो इस साइड में साउथ होगा, इस साइड में ईस्ट होगा और इस साइड में वेस्ट होगा। ये पहले आप बना लो। जैसे ये मार्क हो जाए तो देखो ये कहा है कि 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो कोई चीज़ 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन जो जाने का है वो इधर है और ये गया कितना, 10 मीटर गया, ठीक है। फिर 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, तो 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट मतलब इधर डायरेक्शन में गया है और ये 20 मीटर गया तो ईस्ट में चला गया, ठीक है। अब कह रहा है कि देन डिस्प्लेसमेंट इज। अब किसी भी चीज़ का इनिशियल ये है और फाइनली यहाँ पे पहुँचा है तो ऑब्वियसली ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर जो होगा यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये 10 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट अंडर, इतना हो जाएगा। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जो भी आंसर आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 400
रूट अंडर मीन्स 500 रूट अंडर मीन्स 10 रूट 5। तो 10 रूट 5 जो भी आंसर आता रहेगा, आप 20 से ऊपर ही आना है, तो रूट 5 का इसको कैलकुलेट करके आप ऑलमोस्ट कह सकते हो, ठीक है, बना सकते हो, तो ये चीज़ आ जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा था। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में और भी चीज़ें पूछा जा सकता है कि अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मेरे क्वेश्चन डिस्कस करने का हमेशा एक मकसद रहता है कि कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करो तो उसके सेंट्रल आइडिया पे पहुंच जाओ कि उसके सेंट्रल आइडिया क्या था। सेंट्रल कॉन्सेप्ट इसका जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। इसमें ये थोड़ा सा आपका जो नॉलेज लेना चाह रहा है वो डायरेक्शन का नॉलेज लेना चाह रहा है कि डायरेक्शन वाला पार्ट आपका कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन भी पूछा जा सकता था, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन यदि देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट है, तो यदि इसका डायरेक्शन देखोगे तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट इसका डायरेक्शन होगा। कभी कभी एग्जैक्ट डायरेक्शन भी आपसे पूछ लेगा, जैसे ये 20 है, ये 10 है, और यदि आपसे ये एंगल निकालने के लिए कोई कहता है ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो इस एंगल को सीधे निकाल के आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ, ये कई बार बता चुका हूँ, 20/10 मतलब 2, tan इनवर्स ऑफ 2 जो होगा वही होगा। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। देखो इसमें पूछा, अ बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r, the magnitude of the distance traveled and the displacement will be respectively। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है ना। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज जो आपसे इंफॉर्मेशन वो जानना चाह रहा है कि सर्किल पे आपका कमांड है या नहीं है, या सर्कुलर चीज के बेसिक चीज को आप की अंडरस्टैंडिंग रखते हो या नहीं रखते हो। जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार से यदि एक हमारे पास में सर्किल है, ठीक है, यदि हमारे पास में एक सर्किल है जिसका रेडियस r है, सर्किल ऑफ रेडियस r, तो हमने एक बना लिया। इसने कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी रेस्पेक्टिवली किसके लिए, 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क को आर्क पे चलने के लिए, मूव करने के लिए। तो 1/4 यदि इसके आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको दिख रहा है कि दिस पोर्शन इज 1/4। ये जो पोर्शन है ये क्या है, 1/4 है। तो ये पोर्शन जो होगा आपका 1/4 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि हम यहाँ पे ये इनिशियल कहे तो ये हो जाएगा फाइनल। डिस्टेंस की बात करें तो ये लेंथ आपको निकालना पड़ेगा कि ये लेंथ क्या होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस की बात पहले कर लेते हैं। जैसे L है, ठीक है, यदि ये L है तो ये 1/4 है, तो दो तरीका हो जाएगा। टोटल हमारा 2πr होता है टोटल, और उसका 1/4 ही सिर्फ चाहिए, तो अब आप 1/4 कर दोगे तो ये आंसर हो जाएगा πr/2, ठीक है। तो इसका आंसर πr/2 ऐसे डिस्टेंस। या आपको पता है कि ये 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री थीटा इज इक्वल टू L/r, आपने देखा होगा कई बार, आप इसे यूज करते हो एंगल मेजरमेंट में। तो हमें चाहिए L, तो L इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं r थीटा, ये हमारा मेथड सेकंड हो सकता है, ठीक है। तो L इक्वल टू r थीटा, r हमें दिया हुआ है और थीटा जो है वो π/2 है। तो हमारे पास क्या होगा, लेंथ इतना हो गया। तो इतना श्योर हो गया कि πr/2 लेंथ होगा जो इसमें है, और किसी में नहीं है, यहीं से आंसर भी मिल जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट यदि आपको लिखना है तो आपको दिख रहा है कि ये आपको 90 डिग्री है, ये भी r है, ये भी r है, तो ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कितना, r² प्लस r² का रूट अंडर। तो आप ऐसा रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2r² का रूट अंडर, तो इसको आप r√2 कह सकते हो। तो r√2 यहाँ पे, तो a इसका आंसर हो जाएगा। अब सेंट्रल कॉन्सेप्ट आपने देखा कि चलो ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही इसमें पूछा गया है, बट इसमें एक वो जानकारी लेना चाह रहा है कि जो सर्कुलर पार्ट होता है या आर्क होता है, आर्क और थीटा के बीच में आपको रिलेशन मालूम है या नहीं है। वो यदि मालूम है तो ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा इन्हांसमेंट इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ कि यदि सपोज करो कि इसी क्वेश्चन में यदि मैं ये कहता, यदि इसमें एक चीज़ ये कहता कि सपोज करो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ कि इनिशियल पोजीशन यहाँ पे होता, ठीक है, और फाइनल पोजीशन यदि यहाँ पे आता, और लेट से ये मैं कहता कि ये 15 डिग्री यहाँ पे एंगल ट्रेवल किया है।
तो यहाँ फाइनली यहाँ पे आते आते 15 डिग्री है, मतलब इसी नेचर का मैं बता रहा हूँ कि यदि यही सेंट्रल कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन आए तो कैसे आ सकता है। तो यदि मैं पूछूं यहाँ पे कि इसने लेंथ सेम चीज कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बस मूव्स ओवर 1/4 के सर्कुलर आर्क के जगह पे हमने कहा कि मूव्स ओवर सच दैट इट मेक्स एन एंगल 15 डिग्री एट ऑरिजिन या एट सेंटर, ऐसे कह दिया। जस्ट मैंने सिंपल कर दिया, 15 डिग्री कर दिया। तो कैसे निकालोगे इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। और डेफिनेटली बताओगे तो आपको क्या होगा कि आपको इस तरह की चीज़ें समझ में आती रहेगी। मेरा पढ़ाने का यही स्टाइल होता है कि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट कर देते हैं, ये होगा तो क्या। और आपके पढ़ने का ये स्टाइल भी होना चाहिए कि यदि हमने कोई चीज़ सीखा तो कोई चेंज हो यदि कोई चेंजिंग हो तो उसका आपको माइंड उसको रिकॉग्नाइज कर सके, आपका माइंड उसका आंसर कर सके। यदि दे रहा है मतलब उस टॉपिक पे आपको ग्रिप बनता जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है। और हम लास्टली ऐसे ही करेंगे, नीट के क्वेश्चंस को, मेंस के क्वेश्चंस को, एडवांस के क्वेश्चन थोड़ा लेटर स्टेज पे हम एक एक क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे आपको पैटर्न भी पता चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको उसमें एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट भी बताना है कि किस बेसिस पे है और क्या अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत एडिशनल वो चाह रहा है। तो जैसे इसने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है तो आपको पता चल रहा है कि चलो डिस्प्लेसमेंट में पूछा जा रहा है, हाँ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इसमें डिस्प्लेसमेंट का हो गया। बट अब ये कुछ एडिशनल आपसे इंफॉर्मेशन और वो आइडियाज़ और वो इमेजिनेशन के बारे मतलब कि डिमांड कर रहा है। कैसे कहा कि एक व्हील है और एक जो व्हील यहाँ पे ऐसा है, उसका जो ऐसा व्हील है इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में है। कहा कांटेक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड। अब ये व्हील जो है ऐसे रोल कर रहा है, रोल करेगा तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो व्हील रोल करते हुए ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहा व्हील यदि रोल करते, ये दोनों साइज बढ़ा है, ठीक है, रोल करते हुए यदि आगे बढ़ा तो ऑब्वियसली व्हील जो होगा ये आगे की तरफ भी बढ़ता रहेगा जैसे रोल करेंगे। तो कहा व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवॉल्यूशन कोई चीज़ होगा तो आपको नहीं लगता कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है, इतने डिस्टेंस, इतने देर तक के लिए बात कर रहा है। विल बी तो उसका क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हाफ रिवॉल्यूशन के बाद में। तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट इनिशियल है, ये पॉइंट फाइनल है। तो यदि आप इन दोनों को ऐसे मिला दोगे तो दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये डायरेक्शन सहित इस डिस्प्लेसमेंट का आपको बताना है कि क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि ये रोल किया है तो आपको दिख रहा होगा कि इतना डिस्टेंस यदि मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये हाफ जो ऐसे रोल किया तो हाफ जो पेरीफेरी होगा उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। वही टच करते हुए जैसे ये ऐसे रोल कर रहा है तो हाफ ऐसे मूव करेगा तो हाफ जो पेरीफेरी होगा वो उतना डिस्टेंस वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस तो हमारे पास में आसान हो गया और इसको हम चाहे तो कह सकते हैं 2πr का आधा मतलब πr, ठीक है। ये लेंथ पता चल गया। अब बताओ ये हाइट कितना होगा, ये 2r के बराबर होगा। तो ये d कितना हो जाएगा, तो सिंपल ये πr है ये 2r है तो 2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर। तो यहाँ पे आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर का रूट अंडर इज इक्वल टू r स्क्वायर को बाहर हम यदि कर दें तो 4 प्लस पाई स्क्वायर रूट अंडर। तो r बाहर आ जाएगा और रूट अंडर में पाई स्क्वायर प्लस 4 मीन्स b जो है वो करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट तो डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन इसने क्या कर दिया है लिटिल बिट इन्हेंसमेंट जो किया है कि जो इन्फॉर्मेशन डिमांड किया है वो क्या है, वो रोल कर रहा है तो क्या होगा उसका, जैसे वो पूरा पोर्शन में जैसे पूरा पोर्शन जो है नीचे कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा है वो सब आपको इमेजिनेशन से और ऑन द स्पॉट सोचना था। तो इसका एक थोड़ा सा इन्हांस करके मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें 2 तरह के आंसर आपको बताना है। सपोज करो कि ये ठीक है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था,
ये रोल कर रहा है, ठीक है। सेम डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, बट कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 ये है कि यहाँ पे जो हाफ रिवॉल्यूशन किया है, यहाँ पे यदि मैं कर दूँ कि 1/4 रिवॉल्यूशन किया है तो क्या होगा, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दिया या कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाए तो क्या होगा। तो एक है 1/4 का आंसर बताना है, और यदि कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको, और एक बार 1/4 को, इसको भी कमेंट में आप लिखिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो आपका एडिशनल जो इसका आप जब आंसर करोगे तो लगेगा कि हाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब क्या है, ये सारे क्वेश्चंस उसी के बेस्ड है। इसमें से एक क्वेश्चंस मैं बताना चाहूँगा, और बाकी आप ये सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, उसी के बेस पे है। मैं एक क्वेश्चन जस्ट इसमें डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। उसको मैं ये, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस कर देता हूँ, बाकी चीज़ को कि थोड़ा पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, जो मैंने डील किया है उसी के अनुसार से। इसका फर्स्ट का ये, सेकेंड का ये, थर्ड का ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में लिखना है। तो मैं फर्स्ट को डिस्कस कर देता हूँ। जैसे इसने कहा कि अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, 10 मीटर वर्टिकल अपवर्ड, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे इमेजिनेशन जो होगा, यदि आप सिंपली ये नॉर्थ और साउथ और ऐसा करते हो, ईस्ट और वेस्ट करते हो, तो नॉर्थ दिखेगा, साउथ दिखेगा, लेकिन आपको अप नहीं दिखेगा, ये इससे बाहर है। जैसे ही ऐसा सिचुएशन आए तो आप कोशिश करो कि आप एक 3 डायमेंशनल फिगर बना लो, 3 डायमेंशन या 3 डायमेंशनल आप एक्सिस बना लो, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट तो डिस्प्लेसमेंट है, बट इन 3D है। तो आप कह सकते हो कि इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट में डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल उसमें है, 3D आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ में। अब यदि मैं सपोज करो कि एक्सिस बनाने के लिए आपको जब मैं कहता हूँ, तो जैसे यदि ये एक्स एक्सिस है, यदि ये वाई एक्सिस है, यदि ये जेड एक्सिस है, ठीक है, तो हुआ क्या कि ये आपके स्पेस, जहाँ जैसे रूम में आप बैठे हो उसी को प्लेन मानते हुए ये हमने बनाया। जिस रूम में आप बैठे हो, जैसे ये हमने कई सारे फिगर में आईफिल टावर के साथ में आपको बता रखा हूँ, ये है। सपोज करो कि यहाँ पे मैं डायरेक्शन डिफाइन कर देता हूँ कि दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ, सपोज ऐसा कर देता हूँ, और इस डायरेक्शन में ईस्ट है और इस डायरेक्शन में वेस्ट है, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ। तो ऊपर डायरेक्शन में अप होगा और नीचे डायरेक्शन में क्या होगा, डाउन होगा, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो 6 मीटर नॉर्थ गया है, मतलब कोई 6 मीटर इधर गया है, ये 6 गया। फिर उसके बाद क्या क्या, 8 मीटर ईस्ट गया है, तो 8 मीटर, ये आप ऐसा कह सकते हो। ऐसा करते हैं, मैं ईस्ट इधर मान लेता हूँ, नॉर्थ और ईस्ट 2 ही चीज़ दिया है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं ईस्ट यहाँ पे मान लूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, जस्ट ऑन द स्पॉट उसके लिए। तो इधर डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, यहाँ से 90 डिग्री पे ये कितना गया है, 8 मीटर गया है। और अप डायरेक्शन में क्या गया है, ये अप डायरेक्शन में कितना गया है, ये 10 गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे था, और ये जो है इस वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट हम कहने जा रहे हैं। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको आप आराम से क्या लिख सकते हो, अभी कोई 6 इधर गया है, 8 इधर गया है, 10 इधर गया है, तो 6 जो है वो किधर गया, जे में गया, 8 जो है वो आई में गया, और 10 जो है वो के में गया। सिंपल। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान। तो यहाँ पे मॉड ऑफ जो ये निकलेगा, ये आपके पास में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी आ जाए देख लो, ये 36 होता है, ये 64 होता है, ये 100 होता है, ये दोनों मिलके 100 ऑलरेडी हो गया, तो 200 का रूट अंडर हो गया, मतलब 100√2 हो गया। तो 100√2 जो मीटर होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 3D, इसमें एक सेंस आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो 3 डायमेंशन को सोचने का, इमेजिन करने का था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस जो ये पोर्शन है इसको आप अब आराम से बना लोगे।
अब हम नेक्स्ट जो हमारा मेन जो है टॉपिक है वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो आज का टॉपिक है। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कैसे डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एनसीईआरटी में एक लाइन में जो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया है, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे उसको हम डिटेल में देख लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन न रह जाए और क्वेश्चंस बनाते समय इसमें हमें क्या रहे, बहुत आसानी लगे, स्मूथनेस हो क्वेश्चन बनाते समय। और ये आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहला चीज़, नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाने वाला हूँ। आगे बहुत जगह पे इस बात को मेरी थोड़ा सा ध्यान से सोचना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आएगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, वो भी आपको देखना जरूरी है। जैसे यदि मैं कहूँ यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो अच्छा खासा दोनों में डिफरेंस है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे डील करने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, ना कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो सबको स्टेप बाय देखेंगे जब हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देख लेंगे उसके बाद। तो अभी हम इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेहतरीन, एक ब्यूटीफुल एनिमेशन दिखाऊंगा जिसको बनाने में 15 आवर के आसपास लग गया मुझे। ठीक है, लेकिन उस डिटेलिंग इतना है उसमें कि आपको मज़ा आएगा उसको देखने में। मेरा मेहनत आपको दिखेगा कि अच्छा क्या बढ़िया एनिमेशन बना है, आपको समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन में हम, और इस चीज़ को हम आगे भी बहुत बार कई सारे क्वेश्चंस में इसको हम लेंगे, इस जो पोर्शन है इसको हम कंसिडर करेंगे, तो ध्यान से देखना। मैं एक इमेजिन करता हूँ कि एक बाइक राइडर है, ठीक है, और वो आगे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और जब वो जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो स्पीड को बढ़ाया नहीं है, एक स्पीड से ऐसे जा रहा है। मतलब यदि वो सपोज करो कि वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा है। उसने एक्सेलरेटर नहीं लिया है, ध्यान रखना। आप भी स्कूटी चलाते होगे तो इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उसने जस्ट क्या किया है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है वो एकदम, मतलब उसने स्पीड चेंज किए बिना आगे की तरफ जा रहा है। हमने क्या किया, एक कैमरा लिया। ठीक है, सबके पास आजकल कैमरा होता है, मोबाइल कैमरा लिया। ठीक है, चूँकि हार्ले डेविडसन से ये जा रहा था तो हमने फ़ोटो क्लिक किया, और हमने सोचा एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, और यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक इक्वल इंटरवल पे फ़ोटो क्लिक करते हैं, इक्वल इंटरवल पे फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो ये बाइक ऐसे आगे की तरफ ये हार्ले डेविडसन जा रहा था, और हमने इक्वल इंटरवल पे उसमें फ़ोटो क्लिक किया। जैसे सपोज करो कि 0 पे ये क्लिक किया, तो अगला जैसे 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो और उस फोटो को देखने की कोशिश किया कि वो कहाँ कहाँ पे था। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आएगा कि जब 0 सेकेंड के बाद में 1 सेकेंड पे हमने फ़ोटो खींचा, जो यहाँ पे फ़ोटो है, ये डिस्टेंस यदि मेज़र करें, और फिर 1 से लेके 2 के बीच में यदि हम डिस्टेंस मेज़र करें तो बराबर आएगा। सिमिलरली 2 से लेके 3 के बीच में मेज़र करें तो बराबर आएगा, 3 से लेके 4 में मेज़र करें तो बराबर आएगा। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वहीं से एक डेफिनेशन आ गया यूनिफॉर्म मोशन का कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये एकदम सिंपल हो गया। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में। तो अक्सर क्या होता है, हमें विजुअल उसका जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट लिया कि एक बाइक यूनिफॉर्मली जा रहा था, आपने उसे स्नैप लिया है, क्या चीज़ करके, इक्वल इंटरवल में स्नैप लिया है, और आपको जो ये दिखा ऐसा। यदि मैं इसको प्लॉट करने के लिए कहूँ, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई के उसमें आगे हो, तो यदि मैं प्लॉट करने के लिए इसी को कहूँ कि आप इसको प्लॉट करके बताइए जो आपका यहाँ पे जो फोटो आया है उसको, तो आपको क्या दिखेगा कि मैंने टाइम को ऐसे बांट लिया कि जैसे ये जो है एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए टाइम को ऐसे बांट लिया, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था।
तो 0 से 1 में इसने जो डिस्टेंस 0 से 1 में इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी यदि 1 यूनिट ट्रेवल किया, सपोज करो कि इसको 1 मीटर कहते हैं, ठीक है, इसको मैं 1 मीटर कहता हूँ, तो 1 से 2 के बीच में भी ये 1 से 2 के बीच में भी कितना कर देगा, 1 मीटर आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 मीटर पे पहुँच जाएगा। फिर 2 से 3 के बीच में भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर आगे चल जाएगा। तो इक्वल इंटरवल यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो ये 3 मीटर पे चला जाएगा। फिर 3 से 4 में भी क्या चला जाएगा, 4 मीटर पे चला जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा कि जो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, ठीक है, वो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दिखेगा आपको, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। क्लियर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। हम इसे पोजीशन भी कह सकते थे, यदि हमने इसको रेफरेंस मान लिया होता तो इसमें हर टाइम के साथ में इसके हम पोजीशन को भी ऐसे बता सकते थे। तो इस ग्राफ को मैं पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकता हूँ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी कह सकता हूँ, जो कि यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमने कहा है। और ऐसे ऐसे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, क्योंकि हमें हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चाहिए, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चाहिए। तो वो चीज़ इसमें दिख रहा था ऐसे यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई पूछता है कि पोजिशन वर्सेज टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सपोज करो आप ये जानते नहीं हो, मैंने आपसे बोला था कि ये एक खास स्पीड से जा रहा है। तो यदि मैं इस एक्सिस पे टाइम रखूं और यहाँ पे कहूँ कि आप हार्ले डेविसन के स्पीड को बताइए, तो पहले मैंने बताया था कि वो जो जा रहा है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है डड 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 करते हुए। तो स्पीड जो होगा वो टाइम के साथ में क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। स्पीड जो होगा टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ यदि आपसे पूछा जाए तो ऐसा दिखेगा, एक जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, किसी भी टाइम में देखें वो सेम है। अभी मैंने कहा कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो मैं एक वर्ड यदि यहाँ से जनरेट करता हूँ एक्सेलरेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो यदि आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप कहोगे 0 है, हमेशा 0 है। मैंने कहा ना कि नहीं किया, एक्सेलरेट नहीं किया, एकदम यूनिफॉर्मली जा रहा है, उसने एक्सेलेटर नहीं लिया। अपने आप स्कूटी को भी इमेजिन करते हुए आप चल सकते हो, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आपको 0 दिखेगा। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इसमें 0 दिखेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच भी यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या करो, इस एनिमेशन को देखो, ध्यान से देखो, और आप इसे रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। और बढ़िया लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो सबको कि देखो ऐसे, और अपने छोटे जो आपके भाई बहन भी होंगे उनको भी आप शेयर कर सकते हो जो 9th में, उसको यदि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो ये एनिमेशन उसे दिखा दो, कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस एनिमेशन को एंजॉय करिए। मेरे ख्याल से मज़ा आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी देख लेते हैं। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखूंगा, और जो यहाँ पे एनिमेशन मैंने बनाया है उसका एक और भी टारगेट है। और अभी जब आप नेक्स्ट चैप्टर में आओगे, नेक्स्ट क्लासेस में, अभी लेक्चर में आओगे, तो देखोगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और मैं आपको बताऊंगा गैलीलियो का सोच, गैलीलियो का सोच क्या था, उन्होंने कैसे ये एक्सपेरिमेंट को किया था, ठीक है। और इसलिए इसको हम ध्यान से इसको समझेंगे एक बार, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। सपोज करो एक इमेजिन करते हैं कि एक हमारे पास में टेनिस बॉल है और मैं अपने छत से उस टेनिस बॉल को छोड़ता हूँ और अपने दोस्त को कहता हूँ सेम काम करने के लिए जो यूनिफॉर्म मोशन में किया है। क्या काम उसे करना है? उसे क्या करना है कि उसका एक कंटिन्यूअस इंटरवल पे, एक इक्वल इंटरवल पे उसका क्लिप मतलब कि उसका फोटो खींचना है, ठीक है। तो आप छत पे गए, बॉल लेके गए, अपने भाई को ग्राउंड पे खड़ा किया और कहा कि इस पूरे जो भी होना चाहिए उसका हमें इक्वल मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पे फोटो चाहिए।
ठीक है। क्लिक करने के लिए कहिए इक्वल मतलब टाइम इंटरवल पे, मतलब उसे जैसे 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड पे ऐसे करिए। हाँ, प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जब छत से बॉल को फेंकोगे तो 0 1 2 सेकेंड जो आप काउंट कर रहे हो, एक सेकेंड के अंदर में तो नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए उस इंटरवल को कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में आप उसे कह सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 फोटो खींचना है, तो अपना इंटरवल वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वर्स्ट मोड में ऐसे फोटो खींचता है, आप देखे होंगे यदि कैमरा चलाते होंगे तो हमें यदि उसी तरह से इस बॉल का यदि मैंने फोटो खींचा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में खींचा है, मतलब यदि सपोज करो कि t=0 पे मैंने इसे खींचा होगा, तो नेक्स्ट t=1 पे वो 1 मे बी कि मिली सेकेंड में हो। ठीक है, उसके बाद t=2 सेकेंड पे हमने खींचा इसे, उसके बाद t=3 सेकेंड में खींचा, उसके बाद t=4 सेकेंड में खींचा, उसके बाद t=5 सेकेंड में खींचा, फिर t=6 सेकेंड में खींचा, फिर t=7 सेकेंड में खींचा। हमें दिख क्या रहा है कि हम टाइम इंटरवल तो सेम रख रहे हैं, टाइम इंटरवल तो हम सेम रख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो दोनों के बीच में गैप है, और गैप इज नथिंग बट इस समय में इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दोनों के बीच में जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है, ये जो गैप है ये बड़ा होते जा रहा है। मतलब ये और ये इक्वल नहीं है, जो पहले बाइक जब यूनिफॉर्मली जा रहा था उस केस में था। तो हम इसे कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यदि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता था। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता था, जब गेंद को आप ऊपर फेंकते तो शुरुआत में ज़्यादा करता और फिर धीरे 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 कम करता। इसको ऐसे भी कर सकते थे, जो बाइक हार्ले डेविडसन इसके पहले उसमें देखा, यदि किसी ने उसे एक्सलेट करते हुए जा रहा होता, एक्सलेटर लेते हुए जा रहा होता, और तो आपको क्या दिखता कि हो सकता है कि आप इक्वल इंटरवल में जो स्नैप लिए हो उसके बीच में गैप अलग अलग दिखता। ठीक है, या कार जा रही है और आपने उसमें ब्रेक ले लिया, ठीक है, तो ब्रेक लिया तब भी आपको इक्वल इंटरवल में यदि आपने स्नैप लिया होता तो वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करता नजर आता। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपको डेफिनेशन पता चल गया। ठीक है, यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर तो नहीं आएगा, ये डेफिनेट पहले ही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम, जैसे इसमें जैसे जो उसमें है कि पहले टाइम इंटरवल में बहुत छोटा डिस्टेंस से ट्रेवल किया है, दूसरे टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में कहेंगे तो थोड़ा सा बड़ा किया है, अगले टाइम इंटरवल में और ज़्यादा बड़ा किया है, ऐसे अगले सेम टाइम इंटरवल हमने लिया थोड़ा सा बड़ा किया, सेम टाइम इंटरवल हमने लिया और थोड़ा सा बड़ा किया, जैसे ये डिस्टेंस जो है इसका बढ़ते जा रहा है, सेम टाइम इंटरवल हमने लिया बहुत बड़ा किया, सेम टाइम इंटरवल हमने लिया, यहाँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो गया, ये जो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है वो इस डिस्टेंस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, या अभी यदि मैं इसको ऑरिजिन मान लूँ तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा, इसमें पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ होगा, वो नॉन लीनियर होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा जो पहले ऐसा आता था, ऐसा नहीं होगा, ये कुछ न कुछ ऐसा रहेगा। और ये जरूरी नहीं कि ऐसा जाए, कहने का मतलब इसमें इन जनरल कहने का मतलब यदि हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कुछ भी होगा, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को छोड़ के वो कुछ ना कुछ होगा। तो ये पार्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ भी हो गया। अब सपोज करो कि मैं इसमें यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि आपसे बताता, तो जो वेलोसिटी आपने इससे पहले कहा था कि कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन में, या स्पीड जो कांस्टेंट था, स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है, बॉल जब आप ऊपर से छोड़े थे तो रेस्ट में था और जैसे ही ग्राउंड पे टकराया स्पीड बहुत ज़्यादा था, तो इसका ये तो नहीं होगा, ये स्पीड चेंज होता रहेगा। अब ये स्पीड चेंजिंग का कोई भी नेचर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग, लेकिन स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब उसमें एक्सेलरेशन जो होगा जीरो तो नहीं होगा, है ना, एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा, और
कांस्टेंट हो सकता है या कांस्टेंट के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलेरेट उसमें किया था तो आपने कहा था कि हाँ, जैसे बॉल जो है वो एक्सेलेरेट कर रहा है, जैसे बाइक को एक्सेलेरेट करते तो हर एक अगला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ लीनियर नहीं होता। तो एक आपको बेसिक सा एक इंफॉर्मेशन भी मिल गया कि ये क्या यूनिफॉर्म होता है, क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और अब आप क्या करो, पहले इस एनिमेशन को एंजॉय करो, फिर हम आगे का टास्क बताते हैं। एंजॉय कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इस तरह से हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ में आ गया हमें। जस्ट यदि आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स के लिए ये सब पॉइंट मैंने इकट्ठा कर दिया है कि यूनिफॉर्म में एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म मोशन का, वो स्ट्रेट लाइन आता है, जो ये आया स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। और एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। उसके बाद टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो कर्व होगा वो कैसा होगा, डिस्टेंस टाइम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो होगा वो कर्व के फॉर्मेट में होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, वो कर्व के फॉर्मेट में होगा। ये कर्व अपवर्ड डाउनवर्ड वो डिपेंड करेगा बाकी सब इन्फॉर्मेशन पे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया, ठीक है। तो ग्राफिक जैसे आप स्नैपशॉट लेके बता सकते हो कि मोशन कैसा है, आप ग्राफ ड्रॉ करके बता सकते हो कि मोशन कैसा है, आपके पास टेबल भी हो सकता है, उस टेबल के अनुसार से भी कह सकते हो कि ये मोशन कैसा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कि सपोज करो कि इस टेबल को यदि आप देखते हो और आपको मोशन को के नेचर को डिटरमाइन करना है कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो देखो, कोई 9:30 AM पे एक डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट ए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 10 किया है, लेकिन बी जो है वो 12 किया है, ठीक है। फिर 9:45 यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमने टाइम स्पेंड जो किया है वो 15 मिनट किया। 15 मिनट में ये 20 कर लिया है और ये 19 कर लिया है। इसका मतलब ये एडिशनल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 10 किया है, ये एडिशनल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 7 किया है। फिर हम नेक्स्ट उसमें 10 हो गया, मतलब नेक्स्ट 15 मिनट है ना, नेक्स्ट 15 मिनट में इसने क्या किया, इसमें 20 से 30 आ गया, मतलब 10 डिस्टेंस और ट्रेवल कर लिया। लेकिन 19 से 23 जो आया है इसका मतलब ये कितना हो गया, 19 और 120 ये 4 हो गया, ये 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट 15 में यदि हम देखेंगे यहाँ पे 10 से 10 15 में आ गया, 10 15 में ये 10 आगे बढ़ा है। तो आपको दिख रहा है कि हाँ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 10 10 10 10 10 10 ट्रेवल कर रहा है। डेफिनेटली ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, 15 मिनट का ही है, लेकिन पहले 7 फिर 4 फिर ये डिफरेंट कर रहा है, ये डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होगा। आप चाहो तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो इस फॉर्मेट में, हर एक 15 मिनट का इंटरवल बना दो, है ना। पहला 15 जीरो हो गया, पहला 15 मिनट हो गया, फिर 15 के बाद सीधे नेक्स्ट 15 में 30 आ जाएगा, 45 हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा वो मिनट में आपने लिख दिया। और यहाँ पे डिस्टेंस आप यहाँ पे दिखाते रहो, एक जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, दूसरा जो आएगा वो 7 है, कभी 7 है, कभी 4 है, कभी ऐसे करके, तो वो आपका जैसा भी आएगा उस तरह का आप यहाँ पे बना सकते हैं, ग्राफ भी बना के आप देख सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। और देखो कि जो एनसीईआरटी का एक छोटा सा पोर्शन जो था, एनसीईआरटी का जो एक छोटा सा पोर्शन था, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जैसे देखो ये पोजीशन है, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो इसका एक्स है सेम है, एक्स जो है सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रह गया, तो इसका मतलब ये जो है ये रेस्ट में है, ये मोशन में ही नहीं है, ये रेस्ट में है। यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रेट लाइन होने का मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस करेगा, डेफिनेटली ये यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है। पहला मोशन में है क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, और मोशन में भी यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे ये चीज़ कर सकते हो, जैसे नो चेंज इन पोजीशन, इसमें नो चेंज इन पोजीशन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब ये रेस्ट में है। रेस्ट पे है तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिवाइड करने का मतलब नहीं बनता। दूसरा, इसमें पोजीशन में चेंज है ना, देयर इज चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वो मोशन में। अब ये मोशन कैसा है, तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो यदि हम नेक्स्ट इसको देखें तो आपको दिखेगा कि यदि उसके पोजीशन और टाइम ग्राफ को देखें तो आपको दिखेगा एक यहाँ पे जो आपको दिखेगा कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है। हर एक इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग का जो इसमें है ये डिफरेंट है। ठीक है, और ऐसा होते होते एक और चीज़ भी आ गया है कि इसके बाद ये पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब पहले पोजीशन चेंज हुआ और फिर नहीं हुआ, तो कम से कम ये इंटरवल तक ऐसा है, इस इंटरवल तक ऐसा है कि ये मोशन में है। ठीक है, और यहाँ के बाद में रेस्ट में आ गया है, ये इंफॉर्मेशन मिला। एक ऑब्जेक्ट जो भी है मोशन में है तो दिख रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेज ये ट्रेवल कर रहा है। अनइक्वल डिस्टेंसेज, ये जो है अनइक्वल डिस्टेंसेज ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो इस ग्राफ को जस्ट हमें रीड करने आ गया, मोशन में है या नहीं है, मोशन में है तो यूनिफॉर्म में है या नॉन यूनिफॉर्म में है, ये चीज़। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट टारगेट है कि इसके बाद जो हम समझेंगे वो जानेंगे कि एक इसमें कि वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्या क्या होता है। मैं लाइन बाय लाइन जो इस पोर्शन का है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इसमें हर चीज़ को जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि एक सेंटेंस में इसने पूरे को मर्ज कर दिया है, यहाँ पे एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को अलग पूरा डिस्कस किया, फिर उसके बाद में ये डिस्कस करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, फिर आगे डिस्कस करेगा आपके पास में एक्सेलरेशन अलग। तो ये जो तीन पैरामीटर है, यहाँ तक का जो क्वेश्चंस है, ये पार्ट इसने बहुत एग्जैजरेट कर दिया है। हम इसको एग्जैजरेट करेंगे लेकिन लिंकिंग के साथ में। तो इसलिए ये नेक्स्ट क्लास का हमारा ये टॉपिक बन रहा है, जिसमें पूरा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पहले अलग से डीप डाइव करेंगे 3.3 से लेके और कहाँ तक, पूरा 3.5 तक डीप डाइव करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन तक पहले इसे हम अलग से पढ़ेंगे। तो मतलब हमारा जो इम्पोर्टेंट अभी जो है पढ़ना आगे, आप देखोगे उसमें स्पीड, एक पैरामीटर आएगा स्पीड, फिर आएगा वेलोसिटी और फिर आएगा ये एक्सेलरेशन। तो ये तीन क्वांटिटी, ये तीन पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर को डेडिकेट करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा, हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इसको अपलोड करूं उससे पहले एक बार आप देख के आ गए, तो क्या होगा, उसको समझना आसान हो जाएगा। नहीं देख के आओगे तब भी कोई बात नहीं है, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप अभी का जो क्वेश्चन आपको कहा गया है वो आप कमेंट में उसे पोस्ट करें। ठीक है, और उसके बाद कल हम फिर से एक और लेक्चर डालेंगे। कल मतलब कहने का मतलब नेक्स्ट में, ये क्योंकि कब आप किस टाइम इंस्टेंट में आप वीडियो को देख रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हर रोज़ मैं 1 बजे वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय।